नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। रजत जी आज लखनऊ में थे, वापस लौट रहे हैं और कभी भी स्टूडियो में आ सकते हैं, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। रजत जी से योगी आदित्यनाथ के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का हम फर्स्ट हैंड अकाउंट लेंगे। तब तक मैं आपको लखनऊ से मिली तस्वीरें दिखाता हूं, आपको बताता हूं कि आज लखनऊ में कैसा माहौल था और योगी के मंत्रिमंडल में क्या क्या खासियतें। असल में आज का दिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक जीत का ऐतिहासिक समारोह हुआ। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की शपथ के साथ योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। योगी आदित्यनाथ ने 52 मंत्रियों के साथ शपथ ली। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में देश की सियासत के सेमीफाइनल में जीत का जश्न मना और 2024 के फाइनल की तैयारी का आगाज हुआ। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है, इसका सियासी असर कितना व्यापक है, इसका अंदाजा आज इकाना स्टेडियम की तस्वीरें देखकर, बीजेपी के नेताओं की मौजूदगी देखकर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की संख्या और उनका उत्साह देखकर पता लगता है। इस जीत का असर गुजरात, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की सियासत पर कैसे पड़ेगा, इसे 2024 की तैयारी की शुरुआत क्यों कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में जिन 52 नेताओं को शामिल किया है, उनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहा, क्या जातिगत समीकरण और क्षेत्रीय संतुलन बनाने की मजबूरी योगी के मंत्रिमंडल पर दिखाई देती है। श्रीकांत शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, मोहसिन रजा जैसे नाम इस बार कैबिनेट में क्यों जगह नहीं बना पाए। जो मंत्री हटाए गए, दिनेश शर्मा जो अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं है, वो आगे किस भूमिका में दिखेंगे, बीजेपी की रणनीति क्या है, आज हम इन तमाम सवालों पर रजत जी से चर्चा करेंगे। हालांकि यह भी सही है कि एक दो नामों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर नाम ऐसे हैं जिनकी चर्चा पहले से थी। मंत्रियों की लिस्ट में शामिल नामों को देखकर हैरानी नहीं हुई, हैरानी लिस्ट में कुछ नाम न देखकर हुई। इनके बारे में रजत जी से बात करेंगे आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जब इकाना स्टेडियम में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के नाम का ऐलान हुआ और पूरा स्टेडियम नारों से गूंज उठा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं आज योगी आदित्यनाथ का दिन था। यूपी में जीत के हीरो योगी आदित्यनाथ ही हैं। उनकी सरकार के काम, नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को जनता ने सपोर्ट किया। आज योगी के शपथ ग्रहण समारोह में ये सारी बातें बिल्कुल साफ साफ दिखी, तस्वीरों में दिखी, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के जोश में दिखी और यूपी के बदले हुए माहौल में दिखी। आज योगी के शपथ ग्रहण में बीजेपी के सबसे बड़े नेता से लेकर छोटे स्तर के कार्यकर्ता तक सब शामिल हुए। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी से लेकर पार्टी के तमाम मुख्यमंत्री, सांसद और विधायकों के अलावा 70,000 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए, उससे साफ हो गया कि योगी की जीत कितनी बड़ी है। योगी के मंत्रिमंडल में जो नाम शामिल किए गए हैं, उन्हें देखकर यह भी साफ था कि प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को पूरा फ्री हैंड दिया है। इसीलिए आज योगी के शपथ ग्रहण का जो नारा था वो था, हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने को। स्टेडियम में जो स्टेज बना था उस पर लिखा था, शपथ 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 राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की और विकास की। इन वाक्यों से साफ है कि सरकार का एजेंडा क्या होगा, रोड मैप क्या होगा और लक्ष्य क्या होगा। यानी राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर सुशासन के जरिए सबका विकास और सबकी सुरक्षा की गारंटी की शपथ आज योगी आदित्यनाथ ने ली और पूरा देश इसका साक्षी बना। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
और रजत जी स्टूडियो में आ चुके हैं, सीधे लखनऊ से आ रहे हैं और अब अभी स्टूडियो में आए हैं। रजत जी, बड़ा मुश्किल काम होता है आपकी गैर मौजूदगी में आपके व्यूअर्स को बांधे रखना। मैंने कोशिश की है और सब ये जानना चाह रहे थे कि जो तस्वीरें हमने कैमरे के जरिए दिखाई हैं उनको उस स्टेडियम के अंदर मौजूद रहकर वो 70-80 हजार लोगों की भीड़, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, इन सबको मंच पर देखकर क्या अनुभव होता है वहां पर? भीड़ तो बहुत थी सौरभ, बहुत भीड़ थी और मेस्मराइज करने वाला एक नज़ारा था और अलग अलग तरह के रंग दिख रहे थे और जोश बहुत था लोगों के अंदर। और जो स्टेडियम है उसके अंदर की भीड़ तो हमने तस्वीरें देखी हैं, लेकिन जो स्टेडियम के बाहर भीड़ थी वो बहुत ज़्यादा थी। पूरे लखनऊ में जिस रास्ते से गुजरे चारों तरफ लोग थे, बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, गाड़ियाँ थी, जोश था, लेकिन मैं कहूँगा कि होश था। ऐसा नहीं कि कोई हुड़दंग हो रहा था, ये सबसे बड़ी चीज़ थी। और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि इतनी भीड़ स्टेडियम के बाहर और अंदर थी कि अंदर जाना मुश्किल था। आप सोचिए कि होम मिनिस्टर अमित शाह, पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ऐसे बड़े बड़े लोग, उनकी गाड़ियां अटकी रहीं और फिर उन्हें उतर करके थोड़ी दूर पैदल जाना पड़ा। लेकिन मैंने देखा उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, वो बड़े उत्साह में थे, बड़े जोश में थे, हंसते हुए कार्यकर्ताओं को नमस्ते करते हुए वो जा रहे थे। और अंदर गए तो एक बड़ा उत्साह का वातावरण दिखाई दिया जी। और जैसा आपने बताया कि बड़े बड़े लोगों की गाड़ियां फंस गईं, पैदल उनको आना पड़ा। और ये जो अंदर भीड़ थी, हमें तो जो वहां मौजूद हमारे सहयोगियों ने बताया कि सबसे ज्यादा क्रेज सुनने का था, मैं आदित्यनाथ योगी। हाँ, ये जो दो शब्द जैसे सुने, गूंज उठा पूरा स्टेडियम, नारों से, तालियों से, गड़गड़ाहट से। एक अजीब सा वातावरण वहां क्रिएट हुआ। जैसे लगा कि जैसे पूरे उत्तर प्रदेश को लग रहा हो हाँ इसी क्षण का, इसी मोमेंट का हम इंतजार कर रहे थे जी। और प्रधानमंत्री की जब एंट्री हुई, पहले तो हेलीकॉप्टर दिख जाता है लोगों को, वहां शायद हेलीकॉप्टर का उतना असर नहीं दिखाई दिया। वो टीवी कैमरा पर मैं देख रहा था, मैं इंडिया टीवी देख रहा था अपने मोबाइल फोन पे। आप जो बोल रहे थे, जो कमेंट्स कर रहे थे, वो लगातार देख रहा था। लेकिन स्टेडियम के अंदर तो अलग तरह का वातावरण था। और जैसे ही नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो कैसे स्टेडियम के अंदर जैसे तूफान सा आ गया हो, जिस नेता का हम इंतजार कर रहे हैं, ये एक एक्सप्रेशन लोगों की तरफ से आया। रजत जी, आज दिन में हमने आपको काफी मिस किया क्योंकि बहुत सारे नए नाम हमें मंत्रिमंडल में देखने को मिले और बहुत सारे बड़े नाम गायब भी दिखाई दिए। तो आपके कमेंट्स हमने आज मिस किए, लेकिन अब उसकी भरपाई अब इस 1 घंटे में हम जरूर करेंगे। तो एक एक बड़े मंत्रियों के बारे में बताता चलूं तो योगी चीफ मिनिस्टर होंगे, ये बात तो 10 मार्च को नतीजों के साथ क्लियर हो गई थी। सस्पेंस अगर था तो यह कि मंत्रिमंडल में क्या होगा, और आखिरी वक्त तक यह सस्पेंस कायम रहा। हालांकि कल इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने जो नाम बताए थे आपको, ज्यादातर नाम वही थे, बिल्कुल सही निकले। लेकिन जैसा देवेंद्र भी बार बार कह रहे थे कि बदलाव होते हैं, हो सकते हैं, बदलाव हुए। योगी आदित्यनाथ की सरकार का चेहरा वही है, लेकिन आप कहिए चोला बदल गया है। योगी के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरों को शामिल किया गया है। पिछली सरकार के 32 मंत्रियों की छुट्टी हुई है। इनमें से 10 वो थे जो चुनाव हार गए थे, तो उनका जाना कोई हैरानी की बात नहीं है, जबकि 22 ऐसे हैं जो चुनाव जीतने के बाद भी जगह नहीं बना पाए। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ऐसा अपवाद है जो चुनाव हारे, लेकिन इसके बाद भी योगी आदित्यनाथ ने उन्हें उसी हैसियत से अपनी कैबिनेट में जगह दी है। केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। रजत जी, इसकी बहुत बात हो रही थी कि चुनाव हार गए। मैं दर्शकों को 2-3 बात केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहना चाहता हूँ। केशव प्रसाद मौर्य सब जानते हैं कि एक पिछड़े वर्ग के नेता हैं और पार्टी का बड़ा चेहरा है। और केशव प्रसाद मौर्य के बारे में पहले से तय था कि उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। वो सब जानते हैं कि विधायक रह चुके हैं सेरातू से, चुनाव हार गए थे, फूलपुर से एमपी रह चुके हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं। और 2017 में जब बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली थी तो उस समय बड़ी चर्चा थी केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। एक बार हम दिखाना चाहते हैं केशव प्रसाद मौर्य ने जब शपथ ली, उसके बाद जब वो बोले तो क्या कहा। हमारा जो लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 का है, वह संकल्प पत्र ही हमारा रोड मैप है। उसी के आधार पर हम उत्तर प्रदेश की सेवा करेंगे और उत्तर प्रदेश को विकास के पथ पर नंबर 1 पर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।
और 2024 के लोकसभा चुनाव में 75+ के संकल्प के साथ फिर एक बार कमल खिलाएंगे। 18 कैबिनेट मंत्री, 20 मंत्री, 14 राज्य मंत्री, मतलब बुंदेलखंड से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश सबको साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान करते हुए, सबको आस्थान देते हुए पार्टी नेतृत्व ने शानदार निर्णय लिया है। और इसका बहुत बड़ा संदेश उत्तर प्रदेश के हर वर्ग को है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर के चलती है, सबको स्थान और सम्मान देती है। लॉ एंड ऑर्डर को सबने सराहा है। क्या गुंडों का अंत ऐसे ही होगा? ऐसी भी कोई हिट लिस्ट अब बनने वाली है क्या? कोई दूसरी लाइन नहीं तय होने वाली है। अगर अपराध करने वाले अगर अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि अपराध करने की उत्तर प्रदेश में अब छूट नहीं मिलेगी, तो उन्हें समझ जाना चाहिए। सौरभ, बड़ा रिलीफ इनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था केशव प्रसाद मौर्य को। उनके, मुझे लगता है कि दिल में धड़कन थी आखिरी वक्त तक, क्योंकि कैबिनेट मंत्रिमंडल जब बनता है तो आखिरी मिनट तक फैसले होते रहते हैं, कभी भी कोई नाम बदल सकता है। लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य को मैंने वहां भी देखा तो उनके चेहरे पर बड़ा सुकून था कि चलो बच गए। इनकी शरद जी साथ साथ हमने जो महसूस किया कि उनकी वो पूरी गरिमा के साथ उनकी डिग्निटी इंटैक्ट रही। चुनाव हारने के बाद, वरना कई बार लगता है कि कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, लेकिन उसका ध्यान शायद रखा गया। इसका ध्यान उन्होंने भी रखा और इसका ध्यान मैं कहूँगा योगी आदित्यनाथ ने रखा। हर जगह वो साथ में थे। आपने देखा होगा कैंपेन के दौरान इस बार उनको काफ़ी इंपॉर्टेंस मिली थी, क्योंकि बहुत सारे पिछड़े वर्ग के नेताओं ने पार्टी छोड़ी थी, तो केशव प्रसाद बहुत प्रोमिनेंट चेहरा थे और वही आकर के पार्टी की तरफ से ज़्यादा बोलते थे। और ये थ्रू आउट रहा। आज जब तक वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोबारा नहीं बन गए तो ये मेंटेन रही बात जी। अब केशव प्रसाद मौर्य के अलावा ब्रजेश पाठक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। हालांकि ब्रजेश पाठक के नाम की चर्चा कई दिनों से चल रही थी, उनके प्रमोशन की भी बात हो रही थी, लेकिन उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा ये साफ साफ अंदाजा नहीं था। योगी मोदी के फैसले चौंकाने वाले ही होते हैं और आज ब्रजेश पाठक को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का फैसला भी एक ऐसा ही फैसला था। ब्रजेश पाठक ने लखनऊ कैंट से चुनाव जीता है। वो योगी की पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उनके पास कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी थी और अब वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। ब्रजेश पाठक के बारे में बहुत सारे नेताओं से वहाँ मेरी बात हुई, पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स थे। सब ने कहा कि ब्रजेश पाठक मिलते जुलते रहते हैं लोगों से, लखनऊ में रहते हैं और उनके पास कोई भी कार्यकर्ता जाता है तो निराश नहीं जाता वापस। ये उनकी बड़ी क्वालिटी है। और दर्शकों को 2-3 बातें उनके बारे में बताना चाहता हूँ। ब्रजेश पाठक के जरिए बीजेपी ने बहुत सारे मैसेज एक साथ दिए। पहला, पार्टी नौजवान नेताओं को तरजीह देगी। दूसरा, पार्टी क्षेत्रीय जातीय समीकरणों का ध्यान रखेगी। ब्रजेश पाठक को दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, तो दिनेश शर्मा चूंकि ब्राह्मण नेता थे, उनकी जगह ब्राह्मण को ही उस पद पर बैठाया गया है। और तीसरी बात है कि पार्टी प्रतिभा और कमिटमेंट इनका सम्मान करेगी, ये मैसेज भी इससे निकलता है। और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन बीएसपी से आया कौन कांग्रेस से आया, ये नहीं। ये ब्रजेश पाठक बीएसपी में थे, लोकसभा के मेंबर थे, राज्यसभा के मेंबर थे, बीजेपी में शामिल हुए, विधानसभा का चुनाव जीते, योगी सरकार में लॉ मिनिस्टर बने। लेकिन ब्रजेश पाठक ने अपनी काबिलियत लगातार साबित की और पार्टी के लिए काम किया और मीठा बोलते हैं, व्यवहार कुशल हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं और बीएसपी से आए थे। इसके बावजूद बीजेपी के जो वर्कर्स हैं और खासतौर से जो लोग पूरे प्रदेश भर से लखनऊ में आते हैं, उनसे अच्छी तरह से बात करना, उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी मदद करने की कोशिश करना, ये उनकी बड़ी काबिलियत है जी। और एक और बात जो आज बीजेपी के नेता जो हमारे साथ जुड़े थे उनसे बात करते हुए पता चली कि लखीमपुर खीरी कांड के बाद जब बहुत मुश्किल वक्त था बीजेपी के लिए, इस वक्त इन्होंने जो है ब्राह्मणों के बारे में जो बातें की, ये वहां गए भी थे, उससे जो है पार्टी का भरोसा इनमें और बढ़ा था। देखिए, एक समय में बहुत इस बात की चर्चा हो रही थी कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज हैं, ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देंगे, विकास दुबे का जिस तरह एनकाउंटर, तरह तरह की बातें कही जा रही थी। और खासतौर से सतीश चंद्र मिश्रा की अगर हमने बातें सुनी हो, और बीजेपी के भी कई ब्राह्मण नेता थे जो दबी जबान से कहते थे। लेकिन ब्रजेश पाठक थ्रू आउट ओपनली ये कहते रहे, नहीं, ब्राह्मण बीजेपी के साथ है और मैं ब्राह्मणों से लगातार बात कर रहा हूं, तो इसके लिए काम किया, शायद उसका रिवॉर्ड ही नहीं मिला है। और योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छाप जो है वो पूरी तरीके से दिख रही है। रजत जी इसके बारे में ज्यादा बताएंगे हमें कि ये बताया गया कि दिल्ली से लिस्ट गई थी। देखिए, मैं बताता हूं, ये तो नहीं कहा जा सकता कि दिल्ली से लिस्ट गई, कहां से लिस्ट गई, लिस्ट तो हमेशा दिल्ली से ही जाती है। लेकिन फाइनल छाप इसके ऊपर नरेंद्र मोदी की दिखाई दी। जैसे मंत्रियों का सिलेक्शन है, क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर जो जातिगत समीकरण है, इस सब से
और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से इस बार ज्यादा नौजवान विधायक चुनकर आए, उसी तरह मंत्रिमंडल में भी अनुभवी नेताओं के जो कॉम्बिनेशन है, जो तालमेल रखा गया है, ये नरेंद्र मोदी का तरीका है काम करने का। और पूरे शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जब स्टेज पर मैं देख रहा था दूर से, तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से आपस में बात कर रहे थे, जिस तरह से उनके बीच में केमिस्ट्री दिखाई दी, वो भविष्य की राजनीति का एक संकेत दिखाई देता है। सवा घंटे तक दोनों नेता मंच पर थे और आपने देखा होगा तस्वीरों में सौरभ, वो लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे। और शपथ ग्रहण समारोह जैसे खत्म हुआ तो मोदी ने ट्वीट किया, लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर योगी आदित्यनाथ जी, उनके मंत्रिमंडल को बधाई, और कहा कि 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं। मुझे विश्वास है आपके नेतृत्व में प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया आयाम लिखेगा। अब ये उसी बात का रिफ्लेक्शन है। इलेक्शन के दौरान नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ के कंधे पर हाथ रखा था, चलते हुए उनकी जो तस्वीर आई थी, उसने बहुत बड़ा मैसेज उत्तर प्रदेश की जनता को दिया था कि हाँ, योगी आदित्यनाथ के कंधे पर नरेंद्र मोदी का हाथ है। और फिर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपने कैंपेन के दौरान योगी आदित्यनाथ के काम की तारीफ की, ऐसा मैंने नरेंद्र मोदी को किसी और नेता के बारे में करते हुए नहीं सुना। तो ये नरेंद्र मोदी का विजन था, दृष्टिकोण था। उन्होंने यूपी में योगी आदित्यनाथ को इस चीज के लिए तैयार किया कि वो ऐतिहासिक जीत हो, और फिर इस शपथ ग्रहण समारोह में इतना बड़ा मौका इसे बनाया, क्योंकि मोदी जानते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने की जरूरत है। अब 2024 में चुनाव होना है, और यही वजह है कि इस शपथ ग्रहण समारोह में इतनी बड़ी संख्या में एक एक जिले से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, फोन करके इंतजाम करके उनको बुलाया गया, और जीत के जश्न भागीदार थे वो। और जो कार्यकर्ताओं में जो जोश था, ये मोदी का स्टाइल है। और सौरभ, ये दिखाई दिया आज जो कार्यकर्ताओं का जोश था, जो नरेंद्र मोदी चाहते थे, वो वाकई में दिखाई दिया। और मैं समझता हूं कि मंच से जब नरेंद्र मोदी इसको देख रहे होंगे तो उनके मन में एक जरूर मुस्कुराहट आई होगी कि हाँ, ये काम ठीक हुआ। रजत जी, मेरे मुंह में शब्द था ये मुस्कुराहट, क्योंकि जैसा आप कह रहे थे, आप तो ठीक सामने बैठे हुए थे, आपने बताया कि जो बड़ी गर्मजोशी से दोनों बातें कर रहे थे। मुझे देहरादून भी याद आया, और भी जगह जब सरकार बनी कभी वो गए हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल से बंधा हुआ कार्यक्रम होता है, राज्यपाल होते हैं, तो वो मैंने देखा बहुत ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते स्टेज पर किसी के साथ। लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज वो योगीनाथ ने, योगी जी जब शपथ लेकर के उनके पास गए, हाथ उनका पकड़ा, ग्रीट किया, मुस्कुराए। देखिए, पहले तो ये नेता हेलीपैड पर मिले, जहां वो लोगों ने देखा नहीं, उसकी तस्वीरें नहीं आई। जब नरेंद्र मोदी हेलीपैड पर आए तो योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो क्योंकि लखनऊ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, तो ये रिसीव करने के लिए गए थे उन्हें। और फिर इसके बाद ये लोग मंच पर आ गए, नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद आए, और थ्रू आउट नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बात करते रहे, इतनी बात करते हम कम देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। और वो ही तस्वीरें जो है हम आपको दिखा भी रहे हैं। हालांकि आज ये भी साफ हो गया है कि अब बीजेपी पूरी ताकत से 2024 की तैयारी में जुटेगी। इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य ने मंत्री बनने के तुरंत बाद कहा कि यह चुनाव हो गया और अब 2024 में यूपी में 75 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हालांकि इसकी तैयारी शपथ ग्रहण से पहले ही शुरू हो चुकी थी। मंत्रियों के नामों की लिस्ट आप देखेंगे तो समझ आएगा कि बीजेपी ने योगी के मंत्रिमंडल में जिस तरह से जातियों और क्षेत्रीय समीकरणों का ख्याल रखा है, वो भविष्य की रणनीति की तरफ इशारा करती हैं। योगी के मंत्रिमंडल में सभी वर्गों को, सभी जातियों को प्रतिनिधित्व मिला है। मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा 15 मंत्री पिछड़े वर्ग के हैं। 9 दलित नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। 7 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 3 जाट नेता मंत्री बने हैं। इनके अलावा 4 वैश्य समाज से, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ, 1 सिख, 1 खत्री और 1 मुस्लिम के अलावा 5 महिलाओं को योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स के बाद चौथे नंबर पर बीजेपी के अनुभवी नेता सूर्य प्रताप शाही ने शपथ ली। सूर्य प्रताप शाही पिछली सरकार में यूपी के कृषि मंत्री थे। उनके नाम पर आखिरी वक्त तक सस्पेंस रहा, लेकिन योगी ने उन पर दोबारा भरोसा किया। सूर्य प्रताप शाही देवरिया के पत्थरदेवा से लगातार तीसरी बार चुनाव जीते हैं। पिछले 5 साल में हम लोगों ने सभी कार्यक्रमों को जो निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने का काम किया।
सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ सुशासन और सुरक्षा के साथ विकास को गति दी गई है। उसको और आगे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, तेज गति देंगे और उत्तर प्रदेश को जो है वो नए भारत के भीतर जो नए उत्तर प्रदेश के निर्माण में योगदान करेंगे। रजत जी, पार्टियां कुछ भी कहें लेकिन जाति तो खासकर यूपी के चुनाव की हकीकत है। देखिए, पब्लिकली सब ये कहते हैं कि जाति पर नहीं, मतलब जो अखिलेश यादव जो पूरा चुनाव जाति पर लड़ते हैं, मायावती जो जाति पर लड़ती है, वो भी ये कहती हैं कि हम जातियों का, लेकिन जातियों का ध्यान नहीं रखते, टिकट नहीं बांटते, लेकिन टिकट जाति के आधार पर बढ़ते हैं। और जब मंत्रिमंडल बनता है तो ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अगर एक जाति के नेता को मंत्री बनाएंगे, उसका फिर अपने इलाके में अपनी जाति में प्रभाव बनेगा और अगले चुनाव में उसका लाभ होगा। इसमें कोई मतलब दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन और ये मैं तो साफ साफ कहता हूँ, अब हमेशा कहते थे योगी आदित्यनाथ ठाकुर हैं, ठाकुरों को तरजीह देते हैं। अब देखिए, इस मंत्रिमंडल में ज़्यादा ब्राह्मणों को बनाया गया है, बड़ी संख्या में पिछड़ों को बनाया गया है। तो बीजेपी के नेतृत्व को इस बात का ख्याल है कि पिछड़ों में, अति पिछड़ों में एक तरह की फीलिंग आई कि बीजेपी हमारे साथ खड़ी होती है, नरेंद्र मोदी हमारे साथ खड़े होते हैं, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ खड़े होते हैं। इसलिए इस चुनाव में देखा कि इतनी बड़ी संख्या में पिछड़े नेता, बड़े बड़े जो दावेदार बन रहे थे, जो कह रहे थे हम नेस्तनाबूद कर देंगे, हम जहां जाते हैं वहां सरकार बनती है, जहां जिसको जाते हैं वो हरा देते हैं उसको, वो खुद ही नेस्तनाबूद हो गए। तो ये मैसेज चुनाव में दिया था और ये मैसेज मंत्रिमंडल में भी दिया है। जी, और सूर्य प्रताप शाही की तरह बीजेपी के सबसे सीनियर नेताओं में से एक सुरेश खन्ना भी हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार अपनी सरकार में शामिल किया है। सुरेश खन्ना भी कैबिनेट मंत्री बने हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि फिलहाल यूपी में वो अकेले ऐसे नेता हैं जो लगातार 9 चुनाव जीत चुके हैं। लगातार 1989 से कभी हारे ही नहीं, शाहजहांपुर से लगातार जीतते आ रहे हैं। ये कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री थे, फिर राजनाथ सिंह की सरकार बनी, उसमें मंत्री बने, योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बने और अब योगी ने उन्हें अपने इस दूसरे मंत्रिमंडल में भी शामिल किया है। जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। मैं नेतृत्व का आभारी हूं, प्रदेश नेतृत्व का और केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने हमारे प्रति विश्वास व्यक्त किया और इस विश्वास की कसौटी पर हम खरा उतरेंगे। यही हमको आज के मौके पर कहना है। देखो सौरभ, ये जो हम अभी जाति की बात कर रहे थे, सुरेश खन्ना एंटीथीसिस हैं जाति का। ये पंजाबी हैं और शाहजहांपुर से लगातार जीत रहे हैं। मुझे लगता है हिंदुस्तान में ये अकेले ऐसे नेता हैं जो 9 बार एक सीट से जीते हैं, मैंने उन्हें कभी सीट नहीं बदली, और एक ही पार्टी के टिकट पर जीते, कभी पार्टी नहीं बदली, और सीनियर हैं। ये पंजाबी हैं। शाहजहांपुर में पंजाबी के होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन सब जातियों के वोट इन्हें वोट देते हैं। अगर ऐसे नेता हो तो मैं कहूंगा कि फिर जातियों को भूल जाएंगे, लेकिन ऐसे नेता तो कम होते हैं। नहीं, और रजत जी, दूसरी बात आपने क्योंकि बताया 9 बार ये इतने अनुभवी हैं, सब कुछ है, डाउन टू अर्थ है। एक तरफ आपके पास ऐसा चेहरा है, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो शायद पहली बार विधायक बने और मंत्री बन गए। ऐसे भी लोग हैं। और आज मैं राजनाथ सिंह से बात कर रहा था तो वो जिक्र कर रहे थे सुरेश खन्ना को। उन्होंने कहा भाई बहुत पुराने नेता हैं और इन्होंने बीजेपी को बिल्कुल शुरुआती दौर से देखा है, तो इनको बनाना भी जरूरी था। और नए लोगों को, तो मैंने उनसे पूछा कि नए लोगों को क्यों मौका देंगे, अभी तो एमएलए पहली बार आए हैं। तो उन्होंने कहा पार्टी की अगली पीढ़ी भी तो तैयार करनी है जी। ये नरेंद्र मोदी की सोच है और ऐसा और पार्टियों में नहीं देखने को मिलता। और पार्टियों में नेता तय कर लेते हैं कि मेरे कौन आदमी है, इसको बना दो, मेरे इस पुत्र को बना दो या बेटी को बना दो, या फिर मेरे किसी रिश्तेदार को बना दो, या फिर मेरे किसी फेवरेट को बना दो। नरेंद्र मोदी ने इस युग को खत्म कर दिया। बीजेपी में अब यह नहीं होता। योगी मंत्रिमंडल का एक और बड़ा चेहरा, उनका जिक्र जरूर करना होगा, स्वतंत्र देव सिंह। पिछड़े वर्ग से आते हैं लेकिन पार्टी को आगे ले जाने में उनकी जबरदस्त भूमिका रही है। स्वतंत्र देव सिंह योगी आदित्यनाथ की सरकार में पहले मंत्री थे, लेकिन फिर सरकार से इनको संगठन में भेजा गया। फिलहाल ये यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रहे और इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा। बुंदेलखंड इनका कार्यक्षेत्र रहा है और बहुत कुशल संगठनकर्ता माने जाते हैं। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद माना जा रहा था कि पार्टी उन्हें डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बना सकती है, लेकिन चूंकि पार्टी ने फिलहाल केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर कंटिन्यू करने का फैसला किया, इसलिए स्वतंत्र देव सिंह को अभी कैबिनेट रैंक में मंत्री बनाया गया है। वो विधानसभा नहीं बल्कि विधान परिषद के मेंबर हैं। तो फिर से अगर जाति की बात करें तो स्वतंत्र देव सिंह जाति के हिसाब से बड़े नेता हैं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य इनसे भी बड़े नेता है, तो ऑब्वियसली उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना लाजमी था।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर एक नाम और चल रहा था और वो था बेबी रानी मौर्य का। हालांकि इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर ने कल ही ये बता दिया था कि बेबी रानी मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। आज यही हुआ। बेबी रानी मौर्य ने आज मंत्री पद की शपथ ली। वो बीजेपी की पुरानी कार्यकर्ता हैं, दलित समाज से आती हैं। 1995 में ये आगरा की मेयर बनी थी। 3 साल तक उत्तराखंड की गवर्नर भी रही, लेकिन पार्टी के कहने पर गवर्नर की कुर्सी छोड़कर चुनाव के मैदान में कूदी और आगरा रूरल सीट से 76,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीती। अभी तो मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश ने मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, गरीब है, दलित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करेंगे। पूरी ईमानदारी से महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी, उनके लिए आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, इसके लिए काम करेंगे। सौरभ, बेबी रानी मौर्य एक उदाहरण है नरेंद्र मोदी की सोच का, उनकी थिंकिंग का। महिला है, पिछड़े समाज से आते हैं। नरेंद्र मोदी ऐसे लोगों को ढूंढते रहते हैं। अगर वो थोड़े भी कुशल होते हैं, थोड़े भी एफिशिएंट होते हैं, उनको मौका देते हैं। जैसे इनको गवर्नर बनाया, अब उन्हें लगा कि नहीं, इनकी उत्तर प्रदेश में जरूरत है, चुनाव लड़ाया, मंत्री बनाया। ये मोदी की सोच है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि आप गवर्नर बन गए तो एक्टिव पॉलिटिक्स से वो आपका वो दौर चला गया। नरेंद्र मोदी ऐसे नहीं सोचते। वो परंपरागत तरीके से सोचते ही नहीं। उनका सोचने का तरीका गैर परंपरागत है और इसीलिए उनके जो डिसीजन है वो चौंकाने वाले होते हैं। जी। नंद गोपाल नंदी, इनके नाम की चर्चा भी करें तो एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बने हैं। इलाहाबाद दक्षिण से विधायक हैं। नंद गोपाल नंदी पहली बार 2007 में विधायक बने थे। तब उन्होंने बीएसपी के टिकट पर बीजेपी के ही बड़े कद्दावर नेता केसरीनाथ त्रिपाठी को चुनाव हराया था। इसी के बाद नंद गोपाल नंदी को मायावती ने अपनी सरकार में मंत्री बनाया, लेकिन बाद में वो बीजेपी में आ गए और योगी सरकार में दोनों बार मंत्री बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के 130 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके जो जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के अंतिम गांव तक विकास की रोशनी पहुंचे, प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए काम किया। और आपने देखा था जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, अपराधी और माफिया कानून को अपने हाथ में लेकर के दरोगा को, इंस्पेक्टर को, एसपी को फोन किया करते थे, उनको निर्देशित करने का काम करते थे। जिस दिन से योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार को संभाला है, सरकार की बागडोर अपने हाथों में ली है। सबसे गुंडों माफियाओं के खिलाफ जो कठोर कार्रवाई हुई है, जो पूरे प्रदेश में भय व्याप्त था, भय मुक्त उत्तर प्रदेश बना है। आज गुंडों पर भय है, वो गुंडे तख्ती लटका करके खुद ही जेल जाने की बात कर रहे हैं। रजत जी, अब जैसे अभी हम ब्रजेश पाठक की बात कर रहे थे, ऐसा ही कुछ केस इनका भी है, बीएसपी से आए। बीएसपी से आए, लेकिन ये फिर बीजेपी के लॉयलिस्ट बन गए। अच्छा। और इनका अपने इलाके में काफी प्रभाव है और योगी आदित्यनाथ इनके काम से काफी मतलब प्रभावित। आइडियोलॉजी है अपनी जगह इंपॉर्टेंट बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, लेकिन विनेबिलिटी भी उतनी। हाँ, लेकिन जैसे बहुजन समाज पार्टी से जो जाटव नेता है, बहुजन समाज पार्टी से जो ब्राह्मण नेता है, उनमें उनको मेरे ख्याल से 5 साल परखा बीजेपी ने। अच्छा। और परख करके लगा हाँ इनमें काबिलियत है, तो फिर मौका दिया। नंद गोपाल नंदी की बात हमने की थी, इलाहाबाद से हैं ये, और इलाहाबाद के पास वाराणसी की शिवपुर सीट से जीते अनिल राजभर को भी योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जगह मिली है। वाराणसी की सभी 9 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अनिल राजभर नौजवान नेता हैं। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया है। ये बड़ी बात थी, इसलिए अनिल राजभर का प्रमोशन हुआ है। अनिल राजभर ने छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया था। उनके पिता बीजेपी विधायक रहे। पिता के निधन के बाद उन्होंने चिरई गांव से उपचुनाव लड़ा, लेकिन हार गए थे। 2017 में वो विधानसभा चुनाव जीतने में कामयाब रहे। उन्हें योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहली सरकार में मंत्री बनाया और इस बार फिर उन्हें मौका दिया गया है। ये जितने इलाके हैं, वाराणसी, बलिया, चंदौली, गाजीपुर, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ और जौनपुर, ये जिले ऐसे हैं जहां पर राजभर वोट काफी बड़ी संख्या में है। और ओम प्रकाश राजभर आप जानते हैं, उन्होंने 2 साल मंत्री रहने के बाद बीजेपी छोड़ी थी। योगी आदित्यनाथ के लिए वो बड़ी चुनौती पेश की थी उन्होंने, और फिर उन्होंने पहले कोशिश की ओवैसी के साथ अलायंस करने की, फिर उन्होंने अखिलेश के साथ अलायंस किया, और वो भी उन नेताओं में थे जो कहते थे हम जहां जाते हैं सरकार बनाते हैं और जहां छोड़ते हैं सरकार हटा देते हैं। तो उनके बेटे जब चुनाव हार गए तो योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि ऐसा होता नहीं है योगी के राज में। लेकिन हालांकि ओम प्रकाश राजभर पिछले इलेक्शन में योगी सरकार में थे, मंत्री बने थे, लेकिन इस बार मोर्चेबंदी उन्होंने काफी की, लेकिन हमने देखा कि कैसे
ओम प्रकाश राजभर की रणनीति फेल हो गई और ये योगी की बड़ी जीत है। जी रजत जी, खबरें तो ये आ रही हैं कि अब वो एक बार फिर एनडीए का हिस्सा बनना चाहते हैं और लगातार संदेश भेज रहे हैं। ये खबर सही है, ये सही है खबर। वो उनकी बातचीत हुई है, वो अमित शाह से मिले थे, हालांकि उन्होंने बाद में डिनाई किया कि मैं मिला नहीं, लेकिन मिले थे और उनकी कोशिश है कि वापस आ जाएं, क्योंकि अब वो जानते हैं अगले 5 साल उत्तर प्रदेश में तो कोई चारा नहीं है। योगी आदित्यनाथ जितने बहुमत के साथ जीते हैं, इनकी सरकार तो कायम रहेगी और योगी का बुलडोजर चलता रहेगा। बीजेपी ने जितिन प्रसाद को एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया है। चुनाव से करीब 10 महीने पहले जितिन प्रसाद कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। जितिन प्रसाद का राजनीतिक सफर कांग्रेस से शुरू हुआ था। कांग्रेस से ही वो लोकसभा के सांसद बने, फिर मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री बने। फिलहाल ये विधान परिषद के सदस्य हैं और उन्हें योगी आदित्यनाथ ने दोबारा अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। पहली बैठक है, मुख्यमंत्री जी ने अभी बुलाई है, आगे की रूपरेखा तय होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मगर ये बात स्पष्ट है कि जनता का आशीर्वाद अपार समर्थन मिला है। जो वादे किए गए चुनाव में उस पर खरा उतरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रथम राज्य बनाने का जो प्रतिबद्धता है, उस पर हम लोग काम करने की शुरुआत हो रही है और आप देख सकते हैं कि चंद घंटों में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत काम पर लग गए। धन्यवाद। जितिन प्रसाद को बना के एक बड़ा मैसेज ये दिया है कि कांग्रेस से छोड़कर जो लोग बीजेपी में आए हैं, अगर वो काबिल हैं, उनकी छवि अच्छी है, तो बीजेपी उन्हें भी मौका देगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कैसे राहुल गांधी ने उन्हें स्नब किया था, आज वो चीफ मिनिस्टर हैं। जितिन प्रसाद राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के सदस्य थे। ये श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़े हैं, तो मैं इनकी बैकग्राउंड अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत एजुकेटेड, बहुत समझदार हैं। इनके फादर बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के। तो ये एक बड़ा मैसेज कांग्रेस के नेताओं को गया, अगर आपकी छवि अच्छी है, आप ईमानदार हैं, एफिशिएंट हैं, कुशल हैं, तो फिर मोदी आपको मौका देगा। जी, इसमें बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि ठीक है, आप यंग हैं, एफिशिएंट हैं, काम कर सकते हैं, ये ठीक है, लेकिन क्या आप वोट ला सकते हैं? इन नेताओं का अपना जनाधार भी है? नरेंद्र मोदी के जो थिंकिंग है उसमें ये ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उनको इस बात से, क्योंकि वोट तो मोदी ले आते हैं। लोग मोदी के नाम पर वोट देते हैं। अब उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पर भी वोट दिया, मोदी और योगी। तो जितिन प्रसाद वोट ला पाए ना ला पाए ये बड़ा मैसेज नहीं है, लेकिन अच्छे लोग हैं, अच्छी छवि के लोग हैं और उनका प्रभाव क्षेत्र क्या है, इसका असर तो पड़ता है। जी, विधान परिषद के एक और मेंबर हैं भूपेंद्र चौधरी। इन्हें भी योगी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शामिल किया गया है। भूपेंद्र सिंह वेस्टर्न यूपी के बड़े जाट नेता हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी योगी की पिछली सरकार में पंचायती राज मंत्री थे। उनकी संगठन में पकड़ बहुत अच्छी है। भूपेंद्र चौधरी फिलहाल विधान परिषद के सदस्य हैं। 1999 में उन्होंने संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था, हार गए थे। प्रदेश की महान जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा जनादेश हम लोगों को दिया है और हम लोगों ने जो बातें अपने संकल्प पत्र में कही हैं और इस प्रदेश की बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरा सब लोगों को। सरकार का और पार्टी का बहुत बड़ा सिस्टम है। सब मिलकर इस प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए काम करेंगे, उनके जीवन को बेहतर करने के लिए काम। अब ये भूपेंद्र सिंह सौरभ एक एग्जाम्पल है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां सब लोग मीडिया में कह रहे थे किसान आंदोलन की वजह से जाट बीजेपी से नाराज हैं और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव मिल गए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वीप कर लेंगे। महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत, इतना बड़ा खानदान, और राकेश टिकैत जिस तरह की बातें कर रहे थे, हम साफ कर देंगे, हम योगी को हरा देंगे। फिर ये भी कहते थे हम राजनीति में नहीं है, लेकिन बातें पूरी राजनीति करते थे। भूपेंद्र सिंह जैसे लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समाज के बीच काम किया, संगठन खड़ा किया, अपनी बात उन तक पहुंचाई और उन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, वोट दिया और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसी सफलता मिली उसका इनाम भूपेंद्र सिंह को मिला है। जी, मैं तो डेटा देख रहा था, वहां जाट वोट पिछली बार से ज्यादा मिला है इस बार बीजेपी को। लेकिन आपसे यह जरूर जानना चाहते हैं जयंत चौधरी का भविष्य क्या है? जयंत चौधरी के फादर अजीत सिंह को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था और अजीत सिंह कभी भी पाला पलट लेते थे। उनके बारे में भी कहते थे मौसम वैज्ञानिक हैं, चलती हवा पहचान लेते हैं, रुख पहचान लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि जयंत चौधरी बहुत ज्यादा दिन अखिलेश यादव के साथ रहेंगे। अगर बीजेपी ने कोशिश की उन्हें साथ लेने की, अमित शाह तो कई बार इसके हिंट दे चुके हैं, तो वो हो सकता है कि बीजेपी के साथ आ जाए।
मुझे आश्चर्य नहीं होगा। जी, एक अपडेट मैं दर्शकों को दे दूं कि जो पहली कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी लोक भवन में लखनऊ में, वो अब खत्म हो चुकी है। कैबिनेट की बैठक अभी खत्म हुई है। करीब 7:45 बजे योगी कैबिनेट की पहली मीटिंग शुरू हुई थी। अब इससे निकलकर जो जानकारी आएगी वो आपको बताएंगे, लेकिन खबर ये आ रही है कि योगी कैबिनेट की पहली बैठक खत्म हो गई है। करीब 1.5 घंटे तक ये बैठक चली थी। रजत जी, हमने इसके बारे में काफी चर्चाएं की, तो उसमें ये चर्चा का विषय था कि क्या बड़ा फैसला पहली कैबिनेट में लिया जाएगा। एक बार केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ बोला है इस मीटिंग के बाद, वो सुना दें। प्रदेश की जनता की सेवा करने का फिर मौका मिला। 2 घंटे बैठक आज परिचय से संबंधित बैठक थी। संपूर्ण मंत्री परिषद के जितने भी हमारे साथी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और सभी मंत्रियों का एक दूसरे मंत्रियों के साथ भी परिचय का कार्यक्रम आज यहाँ लंबा, चूंकि पूरा ब्यौरा उनका कि सार्वजनिक सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में, शिक्षा में कब किसने क्या क्या यात्रा की है, तो विस्तार से जब परिचय होता है तो उसमें थोड़ा समय लगा है। और कल 10 बजे फिर हम लोग बैठेंगे मंत्रिपरिषद के सभी साथी, और फिर कल कुछ जो निर्णय होंगे उसके बारे में बताएंगे। आज केवल परिचय की बैठक, 2 घंटे लगे। कल भी मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, पूरे कैबिनेट की नहीं कह सकते, लेकिन आज जो पूरी परिचय की बैठक थी बहुत अच्छी बैठक हुई और सभी लोगों ने अपना अपना परिचय दिया। और बहुत शानदार टीम है इस बार की मंत्रिपरिषद, बहुत शानदार है और उसमें हर प्रकार का कहिए कि गुण भरा हुआ है पूरी मंत्रिपरिषद के अंदर। नहीं, प्रस्ताव आदि पे चर्चा कोई भी होगी, कल होगी। आज केवल परिचय की बैठक। पहला फैसला क्या होगा सोचा है इस बारे में? अब जब कल होगा तो आप लोग बता देंगे। कार्य योजना केशव जी किस तरह? कार्य योजना हमारा लोक कल्याण संकल्प पत्र है और लोक कल्याण संकल्प पत्र ही हमारी कार्य योजना है और उसी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ने का काम करें। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह हैं। सर, पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या हुआ है? सर, के लिए मौजूद है। पहली कैबिनेट मीटिंग में क्या कुछ हुआ सर? अब रुक जाइए सर, क्या कुछ हुआ ये बताइए। क्या कुछ हुआ? क्या कोई बड़ा प्रस्ताव पास किया गया या ये कटसी कॉल थी सिर्फ? ये पूरी टीम ने आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में पहली बैठक हुई है। जो जनता जनार्दन ने इतना बड़ा प्रचंड बहुमत के साथ आशीर्वाद दिया है, हम सभी मिलकर जनता जनार्दन का आभार व्यक्त किया। कोई प्रस्ताव भी लगाया क्या? ये सौरभ, जो लोग उम्मीद करते हैं ना कि योगी आदित्यनाथ की पहली मीटिंग बैठक है और कोई अप्रत्याशित फैसला कर देंगे, मुझे लगता है वो योगी को नहीं जानते। योगी आदित्यनाथ को कोई सरप्राइजेज देने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ को कोई अचानक डिसीजन करके पहला फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। 5 साल में उन्होंने अपने काम से साबित कर दिया है। वो बुलडोजर भी चला सकते हैं और जब जनता का दर्द हो तो आंख में आंसू भी ला सकते हैं। तो उनके जो फैसले होते हैं वो सोच समझकर किए जाते हैं, पक्के फैसले होते हैं और उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि पहली मीटिंग में मैंने ये माफ़ कर दिया, मैंने ये रिलीफ दे दिया। कई मुख्यमंत्री हैं ऐसे जिन्होंने कहा पहली मीटिंग की हमने ये कर दिया। वो मुख्यमंत्री जिन्हें अपना इंप्रेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। योगी आदित्यनाथ को कोई ज़रूरत नहीं, वो तो प्रूव कर चुके हैं। रजब, थोड़ा अलायंस पार्टनर्स की बात करते हैं। बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ को यूपी की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया है, उन्हें किसी के समर्थन की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी योगी ने अपनी सरकार में सहयोगी दलों को सम्मान दिया। योगी की कैबिनेट में अलायंस पार्टनर्स को जगह मिली है। 18 कैबिनेट मंत्रियों में से 2 सहयोगी दलों के हैं। योगी आदित्यनाथ ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और अपना दल सोनेलाल के अध्यक्ष आशीष पटेल को कैबिनेट मंत्री बनाया है और अपना दल सोनेलाल ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से 12 सीटें जीती, यानी पार्टी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था। तस्वीरों के बारे में बस आपको मैं बता दूं, ये 5 कालिदास मार्ग की तस्वीर है, यानी कि मुख्यमंत्री आवास की ये तस्वीर है इस वक्त जो आप देख रहे हैं। तो हमने सहयोगी दलों की बात की, हमने आपको बताया अपना दल के बारे में। ऐसे ही निषाद पार्टी के सिंबल पर 6 विधायक विधानसभा पहुंचे हैं इस बार और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। जनता को और शीर्ष नेतृत्व को जो उन्होंने विश्वास किया और भरोसा किया है और भरोसे पर हम लोग खड़ा उतरेंगे। चुनाव नहीं, चुनौती था, चुनौती करके हम लोगों ने इस बृहद जीत की है और जनता को धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे और आगे के 2024 की तैयारी में हम लोग लगेगा, जिससे सामाजिक न्याय दिला सके। आशीष पटेल, संजय निषाद दोनों ये
विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, विधान परिषद के मेंबर हैं, इनको मंत्री बनाया गया। और आशीष पटेल सब जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड हैं। अनुप्रिया पटेल केंद्र सरकार में मंत्री हैं और ये यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो ये हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है जो नरेंद्र मोदी की टीम में है, एक यूपी में, एक केंद्र में। इन दोनों के बारे में मैं ये कहूँगा कि संजय निषाद ने और आशीष पटेल ने, अनुप्रिया पटेल ने, इन्होंने हवा का रुख पहचाना जी। इन्होंने वो गलती नहीं की जो मौर्य ने, राजभर ने, सैनी ने, इन नेताओं ने की थी, जो कह रहे थे कि योगी सरकार ने पिछड़ों के लिए काम नहीं किया, अति पिछड़ों के साथ जुल्म किया, उनकी बात नहीं मानी, और लोगों ने उनको नकार दिया। तो इन दोनों ने आखिरी वक्त तक बीजेपी का साथ दिया और एक बार भी कहीं डाउट नहीं क्रिएट होने दिया। उसका शायद इनाम इन जरूर मिला। तो असली मौसम वैज्ञानिक तो इनको कहना चाहिए। हाँ, अब इन्होंने वाकई में सही मौसम पहचाना कि हवा किधर चल रही है, रुख किधर चल रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि दोनों सिंसियर नेता हैं और इन्होंने, अगर एक नेता का एक चुनाव के वक्त इतिहास नहीं देखना चाहिए, पुराना देखना चाहिए। जो बाकी लोग जिनका मैंने जिक्र किया वो सारे ऐसे हैं जो पहले बीएसपी में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर समाजवादी पार्टी में चले गए। इन लोगों का जो इतिहास है वो कंसिस्टेंट रहा है। जी, मैंने आपसे नए मंत्रियों के बारे में कहा था, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। योगी मंत्रिमंडल का एक और बड़ा पक्ष है, नए नौजवान युवा चेहरों को सरकार का हिस्सा बनाया गया है। योगी सरकार में जिन नए चेहरों को अहम जिम्मेदारी दी गई है उनमें पूर्व आईएएस ऑफिसर ए.के. शर्मा है, पूर्व आईपीएस असीम अरुण है। इनके अलावा यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह हैं, जिन्हें मंत्री बनाया गया है। चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राकेश सचान, इन्हें भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राकेश सचान को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और सबसे पहले आपको कैबिनेट मंत्री बनाए गए ए.के. शर्मा के बारे में बता दें। गुजरात काडर के पूर्व आईएएस ऑफिसर अरविंद कुमार शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अधिकारी रहे हैं। जिस वक्त मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब ए.के. शर्मा उनके साथ काम करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी उन्हें पीएमओ में लाए। पिछले साल की शुरुआत में ए.के. शर्मा ने वीआरएस ले लिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्हें यूपी बीजेपी का उपाध्यक्ष बना दिया गया और फिलहाल वो विधान परिषद के सदस्य हैं। एक और चेहरा जिन पर सबकी नजर है वो है असीम अरुण, जिन्हें योगी सरकार ने स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया है। असीम अरुण की पहचान एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर की रही है। वो चुनाव से ठीक पहले आईपीएस की नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे और उन्हें कन्नौज से चुनाव मैदान में उतारा गया, जहां उन्होंने समाजवादी पार्टी को बड़े मार्जिन से हराया। असीम अरुण दलित जाटव समाज से आते हैं। ये दोनों जो लोग हैं, जैसे ए.के. शर्मा और असीम अरुण जी, ये नहीं कहना चाहिए अनुभवी नहीं है। मुझे लगता है अनुभव के लिहाज से ये बाकी लोगों से बहुत ज्यादा है। राजनीति में चाहे ये नए हैं, लेकिन ए.के. शर्मा तो बहुत दिनों से नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। अब जो नरेंद्र मोदी के साथ थोड़े दिन भी काम कर लेता है वो राजनीति में, प्रशासन में, सब में अपने आप चतुर हो जाता है। तो ये तो बड़े सौभाग्यशाली रहे हैं। असीम अरुण ने बड़े क्लोजली योगी के साथ काम किया है। और एक जो आपने कहा कि वो जाटव समाज से आते हैं, मायावती का जो पूरा वोट बैंक है जाटव, और मायावती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसकी शुरुआत ही हुई थी पुलिस अफसरों से, आईपीएस और आईएएस अफसरों से। तो ये उसका एक सिंबल है। और मायावती का जो वोट बैंक में उसमें बड़ी सेंध बीजेपी ने लगाई, उसकी वजह ये असीम अरुण जैसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े हुए। जी, इसका मैं आपसे जरूर आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कम से कम दो ऐसे वर्ग हैं जिनका, बल्कि तीन, जिनका वोट कभी नहीं मिल सकता बीजेपी को। पहले तो यादव्स, दूसरा जाटव्स और तीसरा मुस्लिम्स। तो जहां तक यादव हैं वो वोट हमेशा से मुलायम सिंह यादव के साथ रहा, अखिलेश यादव को ट्रांसफर हुआ। मुस्लिम्स बीजेपी को वोट नहीं देते, जो बीजेपी को हराने वाला हो उसको वोट देते हैं। ये नोन बात है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। एक जमाने में कांग्रेस को देते थे, इसीलिए बीजेपी को नहीं देंगे, बाकी किसी को दे देंगे। इस बार पूरा का पूरा मुस्लिम वोट अखिलेश यादव को मिला है। लेकिन जाटव जो हमेशा मायावती के साथ खड़े होते थे, अब उनको लग रहा है कि मायावती का उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो असर नहीं रहा, एक के बाद एक 4 इलेक्शन हारने के बाद में। और जाटव यादव समाज के साथ नहीं खड़े हो सकते, तो वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। और इस चुनाव में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के नाम पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया है। जी, एक और मंत्री जिन्हें पहली बार योगी सरकार में शामिल होने का मौका मिला है वो है दयाशंकर सिंह। अब तक ये पार्टी संगठन में काम करते रहे हैं, पहली बार मंत्री बने हैं और इन्हें भी स्वतंत्र प्रभार वाला राज्य मंत्री बनाया गया है।
योगी की पिछली सरकार में इनकी पत्नी स्वाति सिंह मंत्री थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने स्वाति सिंह को टिकट नहीं दिया, दयाशंकर सिंह पर भरोसा जताया। दयाशंकर सिंह ने भी बलिया शहर से समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता नारद राय को हराया है। पार्टी ने भी इन्हें इनाम देते हुए मंत्री बना दिया और अब दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि वो प्रदेश के विकास के लिए जी जान से मेहनत करेंगे। हम सब के लिए बहुत सौभाग्य है कि जोगी जी के दूसरे कार्यकाल में हम सबको काम करने का अवसर पार्टी नेतृत्व ने और जोगी जी ने दिया है। और हमारे देश के गृह मंत्री, हम सब के नेता आदरणीय अमित शाह जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाना है। इसके लिए हम लोग अपने परिश्रम की प्रकाष्ठा करें। इनका और इनकी पत्नी का बहुत झगड़ा था और बड़ी मुश्किल थी बीजेपी के लिए कि किसको टिकट दें, किसका असर ज़्यादा है। फाइनली इनको टिकट दिया और ये चुनाव जीत गए, तो ये राहत की बात है। और लेकिन इनका अपनी जाति में काफ़ी असर है। आप हमेशा की तरह वो बातें बता देते हैं जो लोग खुल के बताते नहीं हैं। हरदोई के कद्दावर नेता नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल की बात करना चाहते हैं। अब नितिन अग्रवाल नए चेहरे के तौर पर योगी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। हरदोई सदर से विधायक नितिन अग्रवाल को स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया है। नितिन अग्रवाल चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। वो यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रह चुके हैं, लेकिन मंत्री पहली बार बने। जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करके एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और पिछले 5 साल के योगी जी के कामों के प्रति विश्वास जताते हुए ये इतिहास बना है उत्तर प्रदेश में कि 37 साल बाद कोई पार्टी, कोई सरकार दोबारा लौट के आई है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर भी है। चेहरे नए, कई पुराने बदल दिए गए, क्या टारगेट होगा? नहीं, देखिए, ये तो नेतृत्व का फैसला है, इसमें मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसकी सामूहिक जिम्मेदारी है। और आज लोक कल्याण संकल्प पत्र जो पार्टी ने 2022 के चुनाव के पहले जनता के बीच में लाए थे, उस संकल्प पत्र को पूरी तरीके से लागू कराना है, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से। और नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा, एक विश्वास दिलाता हूँ। 22 की शपथ है, 24 की तैयारी है? बिल्कुल, 24 की तैयारी नहीं है, 24 में माननीय मोदी जी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। नितिन अग्रवाल अपने पिता की परंपरा को निभा रहे हैं। नरेश अग्रवाल के बारे में कहा जाता है कि जिसकी सरकार बन रही होती है, चुनाव से ठीक पहले उसमें शामिल हो जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। अलग अलग पार्टियां उन्होंने, सब पार्टियां उन्होंने ज्वाइन की हैं। और इन्होंने भी, ये थे तो समाजवादी पार्टी में, लेकिन मिले हुए थे योगी आदित्यनाथ के साथ, बीजेपी के साथ। और तो अब इन्हें रिवॉर्ड मिला, ये बीजेपी में आ गए और मंत्री भी बन गए। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राकेश सचान को भी योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया है। राकेश सचान कानपुर देहात के भोगनीपुर से विधायक हैं। ये कांग्रेस से पहले, बीजेपी से पहले समाजवादी पार्टी में थे। समाजवादी पार्टी से 2 बार विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी से ही ये फतेहपुर से लोकसभा के सांसद भी रहे। इनको सुनिए। सरकार की डबल इंजन की सरकार है। योगी दूसरी बार मुख्यमंत्री आज शपथ लिए हैं, मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना ही मुख्य लक्ष्य होगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का भी आभार करता हूं कि जो उन्होंने हमको मंत्रिपरिषद में शामिल किया। अब ये भी मौसम वैज्ञानिक हैं, समाजवादी पार्टी में थे, कांग्रेस में थे, बीजेपी में आए। इस इलाके में बीजेपी की हालत खराब थी। लोग जरा भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी का उम्मीदवार जीत सकता है, लेकिन इनका अपना प्रभाव क्षेत्र है, इसलिए ये जीते और शायद उसका रिवॉर्ड इन्हें मिला है। अब एक ऐसे वर्ग की बात करने जा रहे हैं जिनका योगी सरकार की जीत में बहुत अहम रोल रहा है। महिला वोटर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिलाओं को तवज्जो मिली भी। 5 महिलाओं को मंत्री बनाया गया है। बेबी रानी मौर्य के अलावा चंदौसी से विधायक गुलाब देवी, अकबरपुर रनिया से विधायक प्रतिभा शुक्ला, शाहबाद से विधायक रजनी तिवारी और सलेमपुर से विधायक विजय लक्ष्मी गौतम को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। प्रदेश की सरकार ने पहले भी महिलाओं के लिए और पूरे प्रदेश में जो विकास कार्य किए हैं, उसी के कारण आज दूसरी बार हमारी सरकार बनी है। और सरकार ने मुझे, योगी जी ने और नेतृत्व ने मुझे राज्य मंत्री का दायित्व दिया है। मैं बहुत अच्छे ढंग से उसका निर्वहन करूं, यही बस। फिर आपका स्वागत है। रजत जी आज लखनऊ में थे, योगी आदित्यनाथ के स्वेरिंग सेरेमनी में थे। वहां उन्होंने देखा बहुत सारे लोग उनसे मिलने के लिए आए और हम उनसे जान रहे हैं कि इस मंत्रिमंडल की में जो नाम जुड़े और जो हटे, उनके पीछे की वजह क्या है। योगी के शपथ ग्रहण के बाद सबसे ज्यादा चर्चा दरअसल उन्हीं नामों की हो रही है जो पिछली सरकार में तो मंत्री थे, इस बार नहीं है। सबसे चौंकाने वाला नाम इनमें है दिनेश शर्मा का। पिछली बार ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, इस बार इन्हें मौका ही नहीं मिला।
इसी तरह से 8 पार के विधायक सतीश महाना जैसे सीनियर लीडर को भी कैबिनेट में न लिया जाना हैरान करने वाला फैसला है। पिछली सरकार में ये औद्योगिक विकास मंत्री थे, इस बार उन्हें मौका नहीं मिला। श्रीकांत शर्मा भी इस बार योगी कैबिनेट में नहीं है। मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा युवा नेता हैं और पिछली सरकार में ऊर्जा मंत्री रहे थे। यूपी में बिजली की सप्लाई में काफी सुधार भी हुआ, इसीलिए ये मंत्री नहीं बने, इस पर हैरानी होती है। सिद्धार्थनाथ सिंह को भी ड्रॉप कर दिया गया है। योगी की पिछली सरकार में ये कैबिनेट मिनिस्टर थे, सरकार के प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी इन्होंने निभाई थी, लेकिन इस बार सरकार में इन्हें कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है। इसी तरह मोहसिन रजा को मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है। पिछली सरकार में वो इकलौते मुस्लिम मिनिस्टर थे, इस बार बीजेपी ने उनकी जगह दानिश अंसारी को मौका दिया है। रजत जी, इन नामों के बारे में लोग जरूर आपसे जानना चाहते हैं। जैसे पहले दिनेश शर्मा, इनका क्या होगा, आगे कोई रोल है? देखो, पहली बात तो ये है कि किसी ने कोई डेफिनेट मानी योगी आदित्यनाथ से इस बारे में बात होती तो अलग बात थी, जो चर्चा सुनी और बहुत सारे लीडर से इन लोग और दिनेश शर्मा के बारे में सब चर्चा कर रहे थे। पहली बात तो वो कह रहे थे दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन जो इनको मौका मिला उसका इन्होंने भरपूर उपयोग नहीं किया और लोगों से इनका मिलना जुलना थोड़ा कम था, तो ये एक कारण था। लेकिन सीनियर नेता हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो क्या होगा? तो चर्चा मैंने ये सुनी है कि इनको विधान परिषद में सभापति बनाया जाएगा। अच्छा, चेयरमैन बनाया जाएगा। ये तो बात हुई दिनेश शर्मा की, काफी क्लैरिटी इससे मिली। दूसरा नाम है सतीश महाना का, सबसे सीनियर नेताओं में से एक है, फिर भी जगह नहीं इस बार। सतीश महाना के काम की सब तारीफ करते हैं। सतीश महाना के बारे में किसने कोई नेगेटिव बात नहीं कही, सबने कहा उन्होंने काम अच्छा किया, अपने इलाके में उनका प्रभाव है, व्यवहार कुशल हैं, सरल सहज हैं, सबसे अच्छा। तो और लेकिन इनके बाकी राजनीतिक दलों में भी संबंध है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे कांग्रेस हो। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इन्हें शायद स्पीकर बनाया जाएगा, ताकि और काफ़ी मेजॉरिटी है, काफ़ी नंबर है हाई समाजवादी पार्टी का, तो उनको संभालने में ये काम आएंगे। तो ये मैं जो सुनी सुनाई बात यह है कि इनको स्पीकर बनाया जाएगा। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम ब्रेक से पहले उन नेताओं के बारे में रजा जी से जान रहे थे जिनको इस बार जगह नहीं मिली, और इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग नाम था पावर मिनिस्टर श्रीकांत शर्मा का। श्रीकांत शर्मा के बारे में जिससे भी बात की आज वहां के शपथ ग्रहण समारोह में, सबने उनकी तारीफ की, काम की तारीफ की, व्यवहार की तारीफ की, यूथफुलनेस की तारीफ की और पार्टी से कमिटमेंट निष्ठा की तारीफ की। लेकिन ज्यादातर सरप्राइज नहीं थे। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें अब स्वतंत्र देव सिंह ने जो जगह खाली की है उन्हें प्रदेश पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। और युवा हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं, अच्छा काम किया है और वो एक ब्राह्मण है, तो इसका लाभ पार्टी को होगा। तो मुझे लगता है शायद ये संभव हो कि श्रीकांत शर्मा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। जी, अब आज की इस पूरी एक्सरसाइज का और वो ये मेगा शो जो हुआ है लखनऊ में, इसका एक ओवरऑल इंपैक्ट और एनालिसिस अगर आप मैं 2-3 बातें दर्शकों से कह देता हूं। मैंने मोदी और योगी को मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ते और जीतते देखा है। आज मैंने योगी और मोदी दोनों को मिल बैठकर बात करते, सरकार बनाते देखा है। अब इन दोनों के सामने चुनौती है उत्तर प्रदेश में 2024 का लोकसभा चुनाव, और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ के लिए। और योगी जानते हैं कि केंद्र में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अगर मोदी की सरकार एक बार फिर बनानी है तो लोकसभा इलेक्शन में पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन करना होगा। 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनकर आते हैं, तो ये बड़ा चैलेंज है, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। हालांकि इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस करीब करीब खत्म हो गई है। प्रियंका गांधी जो कांग्रेस का सबसे बड़ा कार्ड था वो फेल हो गया। बहुजन समाज पार्टी की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई है। मायावती का वो प्रभाव नहीं रहा जैसा एक जमाने में उनका होता था। उनका वोटर उनको छोड़कर जा रहा है। लेकिन अखिलेश यादव इस बार भी चुनौती होंगे। असेंबली इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है, सीटों में इजाफा हुआ है, उनके वोट परसेंट में इजाफा हुआ है। तो ये चैलेंज बीजेपी के नेताओं के सामने है। और इसीलिए जब नरेंद्र मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का गठन किया, सरकार के काम का रोड मैप बनाया, तो फिर लोकसभा इलेक्शन में जो चैलेंजेस उनके सामने हैं उनको ध्यान में रखा। और एक सबसे बड़ी बात जो इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी के फेवर में काम करेगी वो ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने आप में
एक बड़े लीडर बनकर उभरे हैं। एक ऐसे लीडर जिनकी लोकप्रियता है, जो वोट इकट्ठा कर सकते हैं और शासन में जिनकी कुशलता है और जो नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट साबित हो सकते हैं। तो ये बड़ी बात है। रजत जी, वैसे प्रोग्राम आपका है, लेकिन आज मैं आपका शुक्रिया करता हूं। एक तो आज आधा काम मैंने आपका किया है, लेकिन मुझे खुशी है कि आपके कमेंट्स जानने को मिले और बहुत रिस्पांस आ रहा है। लोगों ने कहा है कि रजत जी को मैं इस भूमिका में ज्यादा देखना चाहता हूं। हाँ, तो मैं चाहता हूं रोज आप प्रोग्राम करो, मेरे से सिर्फ कमेंट लो। बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।